Megumi sir. Yeah. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Thank you. Please take a seat. Kisle, Yes, how are you today? sir. I'm pretty fine, sir. कंफर्टेबल हो? Yes, sir. आप गाजीपुर से हो। Yes, sir. गाजीपुर की कोई एक बहुत फेमस चीज बता सकते हो मुझे? सर गाजीपुर में काफ़ी चीज़ें फेमस हैं। एक तो गंगा और गोमती का मिलन होता है वहाँ पे। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो म्यूज़ियम है वो भी गाजीपुर में है। ओपियम फैक्ट्री जो जिसकी वजह से इंडिया में काफ़ी इश्यूज आए थे 18th सेंचुरी में, वो पहली ओपियम फैक्ट्री गाजीपुर में सर स्थापित की गई थी। इसके अलावा गाजीपुर की डिशेस काफ़ी फेमस है। गाजीपुर का बिरहा वो भी काफ़ी फेमस है। दिल्ली में एक सब्जी मंडी है गाजीपुर, उसका नाम गाजीपुर क्यों रखा गया है? सर इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है कि हिस्टोरिकल क्या इवेंट हुआ था जिसकी वजह से उसका नाम गाजीपुर है, बट उस सब्जी मंडी से मैं वाकिफ रखता हूँ सर। एक गाजीपुर बॉर्डर भी जहाँ पे किसान प्रोटेस्ट हुआ था वो भी उसी के पास थी। अभी आपने कहा कि ये गंगा और गोमती के दोआब में गाजीपुर बसा हुआ है। गाजीपुर इसी वजह से बहुत फेमस है कि वहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर सब्जियां बहुत ही वर्ल्ड लेवल पे बहुत फेमस है। वो मिठास, वो स्वाद जायद की फसलों का कहीं और नहीं देखने को मिलता। यस रिसेंटली देयर आर लॉट ऑफ इनिशिएटिव इन गाजीपुर, नेम देम। सर, कुछ इनिशिएटिव जो मेरे को अभी मेरे जहन में वो एक ये है कि गाजीपुर से जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है उसका एक टर्मिनल गाजीपुर है। इसके अलावा गाजीपुर और बनारस के बीच में मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टैब्लिश किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो डिपेंडेंस वाराणसी स्टेशन पे है वो रिड्यूस हो जाएगा और जो लॉजिस्टिक सर्विसेज बनारस से ऑपरेट होती थी दे विल कम टू गाजीपुर। इसके अलावा जो आर्टिशंस, खास करके जूट आर्टिशंस, एक सिस्टम रहा है कि हम जूट बंगाल से इंपोर्ट करते हैं, वी डिजाइन, वी क्रिएट सर्टेन आर्टिफैक्ट्स एंड दे आर एक्सपोर्टेड टू अदर रीजन। सो एक ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाया गया गाजीपुर में, जिसकी वजह से जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है दैट विल बी मेड श्योर कि वो हमें हमेशा कंसिस्टेंटली प्रेजेंट हो, एज वेल एज मार्केट लिंकेजेस एस्टैब्लिश हो। मीडियम क्या है इंटरव्यू का? सर मीडियम मेरा हिंदी है। और कब है इंटरव्यू? 26 अप्रैल से। ओके, तो एक चीज़ बताइए, एग्री बिजनेस इसको हम प्राइमरी एक्टिविटी कंसिडर करेंगे या टर्शरी एक्टिविटी कंसिडर? सर एग्री बिजनेस जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से भी हम रिलेट कर सकते हैं, लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज से भी रिलेट कर सकते हैं। सो इट लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ऑल थ्री सेक्टर्स में कुछ ना कुछ सर्विसेज होंगी दैट कैन बी पार्ट ऑफ एग्री बिजनेस। पर एग्री बिजनेस है, बिजनेस के बारे में बात होती है, प्राइमरी कैसे हो सकता है? सर प्राइमरी इस ताल्लुक से हो सकता है कि जैसे हम सीड्स जो हैं, तो एक फार्मर कल्टीवेट करता है, he brings seeds, he then sow it in the field. That is agriculture. I'm asking you about agri business. तो एग्री बिजनेस है, टर्शरी में आना चाहिए। सर टर्शरी में भी आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट पार्ट आएगा। टर्शरी में लॉजिस्टिक वाला जो सेगमेंट है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ एग्री बिजनेस। तुम एनसीसी में थे क्या? एनसीसी का मोटो मुझे बता सकते हो? सर एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यूनिटी एंड डिसिप्लिन। क्या तुमको लगता है तुम्हारे में यूनिटी और डिसिप्लिन है? डेफिनेटली सर, मैं ट्राई करता हूँ कि हाईएस्ट लेवल ऑफ यूनिटी मैं अपने टीम मेंबर्स में रखता हूँ, बट इट इज़ ऑलवेज अ थिंग कि हम स्ट्राइव और अच्छे खुद को बनाने के लिए करते हैं। सो आई ट्राई माई बेस्ट। और डिसिप्लिन? आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ मोर डिसिप्लिन, और मैं काफ़ी क्लास में पंक्चुअल रहता हूँ, टाइम पे जाता हूँ। सो आई थिंक सेटिस्फैक्टरी डिसिप्लिन है मेरे लाइफ में। अच्छा, तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो। Yes. मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से लेके तो डिस्ट्रीब्यूशन तक क्या क्या नोड्स आते हैं, और वोल्टेज का कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते जाता है वो बताओ। सर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है उसके बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। कोल, ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, कोल है, गैस है। सोर्सेस नहीं पूछा मैंने, नोड्स पूछा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होने के बाद में वो किसी कंज्यूमर के घर तक जाती है, उसके नोड्स, डिफरेंट नोड्स क्या होते हैं वो बताओ। सर जो प्रोडक्शन होता है उसको फिर अप स्केल किया जाता है वोल्टेज लेवल को। सो दे आर ब्रॉट टू वोल्टेज लेवल सच एज 400 kV, 765 kV। इसके बाद
ये जो प्रोडक्शन सेंटर्स होते हैं उससे एक काफ़ी दूर एरिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बड़े रीजन में। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइडल का देखें तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन सेंटर्स आर इन हिमालयाज, बट ये सब पावर दूसरे रीजन में भेजी जाती है। फिर इसके बीच में कई सारे इंटरमीडिएट सबस्टेशन भी हो सकते हैं विच विल मेक श्योर कि जो वोल्टेज लेवल है वो एक कंसिस्टेंट लेवल पे हो। दे शुड नॉट गो अबव सर्टेन परसेंटेज एंड दे शुड नॉट रिड्यूस बाय सर्टेन परसेंटेज। हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसफर करते हैं या लो वोल्टेज पे? तो ट्रांसमिशन जो भी होती है हाई वोल्टेजेस पे क्यों? होती है, लॉस काफी मिनिमाइज हो जाते हैं हाई वोल्टेजेस पे। इसके अलावा भी बहुत हम सारी- एसी पे करते हैं डीसी पे इंडिया में? सर दोनों पे अब होने लगा है, मोस्टली एसी पे करते हैं, बट सिग्निफिकेंटली जो सोलर एनर्जी का इंटीग्रेशन हो रहा है, सो HVDC इज मोर बेनिफिशियल इन दैट। और अगर हम कंप्लीटली डीसी पे करें तो सर अभी फिजिबल नहीं है, बट क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? सर HVDC के फायदे जो हैं वो ये हैं कि अगर जो मेंटेनेंस होती है वो काफी कम है, इक्विपमेंट्स होते हैं। एसी में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है अगर हाई वोल्टेज एसी हम लेके जाते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में क्या है? सर HVAC में लॉसेस बहुत जाते हैं, साथ साथ जो ट्रांसफार्मर्स कौन से लॉसेस हैं? एडी लॉसेस हैं या आई स्क्वायर आर लॉसेस हैं? सर एडी लॉसेस तो हैं ही, I2R लॉसेस भी काफी ज्यादा हैं। उसे क्या बोलते हैं? इसके अलावा कोरोना लॉसेस भी हैं। आई स्क्वायर लॉसेस को क्या बोलते हैं अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो? I2R कॉपर लॉसेस जनरल पार्लेंस दे आर नोन एज कॉपर लॉसेस। बिहार में लाइन लॉस की कंडीशन क्या है? उत्तर प्रदेश में क्या है? सर AT&C लॉसेस 20 to 22% रहा है बिहार और यूपी का, और अभी काफी आर यू श्योर? उत्तर प्रदेश और बिहार का लाइन लॉस 20 to 22%, 25% तक है या ज्यादा है? सर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है पिछले कुछ सालों में। आई थिंक 20 से 25 के बीच में ही है सर। और परिसीमल कितना होना चाहिए आपके हिसाब से आइडियली एक अच्छे स्टेट के लिए? सर एक आइडियल सिचुएशन ये होगा जब 10 से 12% के आसपास हो, देन। अच्छा चलिए, आप सिविल सर्वेंट हो जाते हैं और आपको 12% मैंने लाने के लिए बोला, आपको मिला हो तो कैसे करोगे? मेजर्स क्या लोगे? सर AT&C लॉसेस के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक है कि टेक्निकल पार्ट, जो लॉसेस हो रही है I2R और लॉसेस, इसको रिड्यूस किया जाए। तो जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, मेन जो लोड सेंटर है और डिमांड सेंटर, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने जुरिडिक्शन में लाइन लॉसेस को आपको कम करके लेगा, आप पूरे इलेक्ट्रिसिटी सिनेरियो को नहीं चेंज कर सकते, क्या स्टेप्स लोगे? सर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले बिलिंग एफिशिएंसी पे काम करने की ज़रूरत है। जहाँ पे भी कलेक्शन नहीं हो पा रहा है जिस पर्टिकुलर रीजन में, उसको हमें डेटा एनालिटिक्स के थ्रू निकालना चाहिए और उस पर हमें मीटरिंग सिस्टम इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स भी बना सकते हैं जहाँ पे कुछ ऑफिसर्स रहेंगे एंड दे विल मेक श्योर कि अगर कहीं पे भी लॉसेस हो रही हैं, पीपल आर नॉट पेइंग एडिक्वेट बिल्स, दे शुड बी पेनलाइज्ड। उत्तर प्रदेश और बिहार में इलेक्ट्रिसिटी जो प्रॉब्लम आ रहा है, सबसे बड़ा रीजन क्या आपको आइडेंटिफाई हुआ? सर उत्तर प्रदेश और बिहार जो कि एग्रीकल्चर डोमिनेटेड सिस्टम्स है अभी भी हाल में, तो यहाँ पे जब रूरल एरिया में हम ट्रांसमिट करते हैं वहाँ पे, तो उसमें ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एंड दीज एरियाज विल मोस्ट ऑफ द लोड्स आर फ्रॉम एग्रीकल्चर सिस्टम्स, इंडक्शन मशीन्स ऑपरेट करती हैं। तो आपको नहीं लगता बिजली चोरी कोई बहुत बड़ी समस्या है? सर बिजली चोरी एक बड़ी समस्या है, लेकिन जो अभी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, दे आर प्रोवाइडिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू मोस्ट ऑफ द फार्मर्स। तो सौभाग्य स्कीम के तहत जो भी इनिशिएटिव लिया गया है उसमें फ्री कनेक्शन दिए जा रहे हैं। तो बिजली चोरी की समस्या अभी थोड़ी फिलहाल में काबू में आ सकती है सर। और कमर्शियल यूनिट्स का जो माजरा है उसको हमें देखने की जरूरत है, वहाँ पे बिजली चोरी ना हो। तो आपका कहना है कि जहाँ पे फ्री दे रहे हैं वहाँ पे बिजली चोरी हुई तो चलेगा, बट कमर्शियल जगह पे नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, चोरी कहीं पे भी नहीं चलेगा। अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि हम फार्मिंग कम्युनिटी है, सो दे कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 45% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एंड द GDP कंट्रीब्यूशन इज अराउंड 16%। तो वैसे ही वहाँ पे काफ़ी पॉवर्टी है। तो अगर बिजली हम सही से प्रोवाइड कर पाएंगे तो दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट वे सब्सिडी। तो हम जैसा कि दूसरे माध्यमों से सब्सिडी दे रहे हैं, बिजली भी एक तरह की सब्सिडी प्रोवाइड की जा सकती है। एक मेरा क्वेश्चन है सर यहाँ पे, क्या इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी नेचुरल रिसोर्स अगर हम इस तरह से कहें, क्या इसको फ्री दिया जाना चाहिए?
सर मेरे अनुभव से फ्री अगर हम कोई भी चीज़ देते हैं तो इरिस्पॉन्सिबल यूज इंक्रीज हो जाता है। तो हम जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जैसे 200 यूनिट तक वो हम गरीबों को फ्री देंगे तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। बट 200 यूनिट के क्या बाद कोई और तरीका है? आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैं आपसे सॉल्यूशन एक फिलोसफिकल या सोशलॉजिस्ट की तरह नहीं चाहता हूँ, एक इंजीनियर की तरह चाहता हूँ। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सर इस प्रॉब्लम का इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोल्यूशन है कि डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन ऑफ पावर हम करें। जैसे कि जो सोलर एनर्जी है, बायोमास एनर्जी खास करके, जिस पर अभी तक हमने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया हुआ, तो उसके थ्रू रूरल एरियाज में बहुत सारी ऐसी वेकेंट लैंड है जहाँ पे प्रोडक्शन किया जा सकता है और जो रूरल एरियाज की डिमांड है दैट विल बी फुलफिल्ड। हमारे पास लगभग 7.5 लाख विलेजेस हैं और अगर हम 1 किलोवाट की भी स्टेशन अगर इस्टेब्लिश कर पाएंगे दैट विल सफाइस इनफ टू द नीड्स ऑफ कंप्लीट इंडिया सर। सो देयर आर सॉल्यूशंस। ओके, कैंटोनमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो कैंटोनमेंट के सीईओ के अपॉइंटमेंट कौन करता है? सर सीईओ का अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट करता है और बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डीजीपी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट्स। क्या वहाँ पे हम लोगों को और ज़्यादा मतलब पब्लिक का पार्टिसिपेशन ज़्यादा ज़रूरी है या जो अभी सिस्टम चल रहा है वो अच्छा है? सर अभी एक बिल पेंडिंग है एंड दैट इज प्रोवाइडिंग फॉर मोर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड। तो जो पहले कैंटोनमेंट बनाए गए थे वो ब्रिटिश टाइम के थे 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी में। उसमें मिलिट्री को बहुत ज़्यादा रोल दिया गया था और इट वाज हैविंग सर्टेन रीज़न ऑल्सो क्योंकि मिलिट्री का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और मिलिट्री को आइसोलेट रखने की प्रवृत्ति थी ब्रिटिशर्स की विद द सिविलियन एरिया सो दैट कि अगर डिस्कॉन्टेंट हो सिविलियन एरिया में दैट डू नॉट प्रोलिफरेट टू मिलिट्री ऑल्सो। बट अभी जो हम डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं तो हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं कि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी एंड दे कैन हैव रिप्रेजेंटेशन। तो हम डेमोक्रेटाइजेशन की ओर इंक्रीज कर रहे हैं, सिविलियन पॉपुलेशन को भी बहुत ज़्यादा हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कैंटोनमेंट को। Okay, tell me 2-3 plus and minus points of UP Police as an organization, their way of working, their efficiency, their structure. 3 plus, 3 minus. सर प्लस पॉइंट ये है कि यूपी पुलिस इंडिया की लगभग सारी स्टेट्स के पुलिस से नंबर में ज़्यादा होगी एंड दे हैव अ प्रेजेंस एट एवरी विलेज लेवल। They have, be a bit louder. Energy. उनकी जो उपस्थिति है लगभग सब जिले और सारे तहसील में है सर। यूपी इतना बड़ा स्टेट होने के बावजूद भी ऑपरेट कर पा रहे हैं, दैट इज ए अचीवमेंट इन इटसेल्फ सर। सेकंड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था यूपी पुलिस का और बिहार पुलिस का ऑल्सो वो काफ़ी सुचारू हुआ है पिछले कुछ सालों में से। तीसरा सर, जो परसेप्शन था यूपी पुलिस का वो वीकनेस अभी भी है काफ़ी हद तक, बट इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। ठोक दो पॉलिसी शुरू हो गई है सर, ऐसा परसेप्शन है कि काफ़ी क्रिमिनल्स का इनकाउंटर हुआ है, बट देयर हैड बीन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और कुछ इश्यूज में कंट्रोवर्सी भी हुई है, दे आर सब और वीकनेसेस के तौर तो यू आर ओके विद दैट? ओके विद encounter is illegal, sir. As a concerned citizen, you are okay with that? No problem. Sir, as a citizen, I respect the fundamental right of Indian criminals, sir. He should be given proper due diligence and court trial. 3 minus? Sir, minus. एक तो हमने बोल ही दिया। एक माइनस है परसेप्शन इशू है अभी भी सर, जैसा कि इनकाउंटर में काफी बार डिबेट्स आ जाते हैं दैट इनकाउंटर्स हैव बीन planned, sir. So that is one perception issue. Second, जो women police का representation है, that is not up to mark. और Justice Verma का recommendation था that it should reach to around 30% at least. तो अभी मेरे को number exact नहीं आता, but it is less than 8%. Yes. जो third है वो है weakness एक politics, executive और politicians का जो nexus है, that is existing in other state also, and in particular that happening. Political indifference. Yes. So I mean, there was some sort of famous Supreme Court judgment
to prevent the political indifference. Yes. What it was? So it was Prakash Singh case of 2007 and 8. 2006. 2006. So Yes. उसमें how the political interference was supposed to be removed? Sir, What were the recommendations? Specifically only this interference. तो उसमें कई सारे गाइडलाइंस दिए गए थे, जारी किए गए थे सुप्रीम कोर्ट से। एक ये था कि प्रॉपर स्टेट लेवल पे सिक्योरिटी कमीशन से, जो कि जितने भी इन्वेस्टिगेटिव और पुलिस टॉप मोस्ट पोस्ट है, एसपी से ऊपर, डीएसपी से ऊपर पोस्ट है, वो एक मिनिमम 3 साल के अंतराल पे ही चेंज हो। इसके अलावा कंप्लेंट अथॉरिटी बनाने की बात की गई और भी काफी रिकमेंडेशन थे सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर रहा। वो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का था कि उसमें ताकि पुलिस को सुपरवाइज करे, I mean politicians don't Yes, sir. issue directions, give directions. So kindly go through that. 6-7 recommendations are there. Very good. But one big issue probably in UP and elsewhere is that we have so many vacancies. Hmm. What must be the vacancies in UP police as on date? सर डेटा भी मेरे को देखना पड़ेगा, मैं उसको प्रेफर करूँगा। What is the availability of policemen per lakh population in the country? So it is not adequate data I have to check, sir. Figures. What is recommended by you and other agencies? तो उसको check कर लीजिए, check कर लीजिए। ठीक है ना? Because UP it is a big issue. Yes, sir. The policing part. So hello किसले, बहुत बेसिक से क्वेश्चन से शुरू करता हूँ, आपने छोड़ दिया था। जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में क्या डिफरेंस है वो बताइए। So प्राइमरी सेक्टर्स जो ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर और माइनिंग सेक्टर्स हैं, उनको प्राइमरी सेक्टर में कर दिया। एग्जांपल या डेफिनेशन। एग्जैक्ट डेफिनेशन आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन जहाँ पे प्रोसेसिंग कम हो, जो रिसोर्सेज हैं डायरेक्टली हम उसको विदाउट मैकेनाइजेशन हम एक्सट्रैक्ट करें, तो दैट इज पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी जो होता है उसमें मशीन्स का यूज करते हैं, और जो टर्शियरी होता है दैट इज सर्विस ओरिएंटेड सर्विस, फॉर एग्जांपल बैंकिंग। तो एग्री बिजनेस किस कैटेगरी में आएगा? सर जैसा मैंने पहले ही बताया था, तीनों में कुछ कुछ कंपोनेंट हैं, जैसे मशीन्स का भी इसमें है, सर्विसेज। एग्रीकल्चर बिजनेस अभी आपने क्या किया, डायरेक्टली इनपुट जो हो रहा है उसमें कोई मैकेनाइजेशन नहीं हो रहा है, कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, दैट इज डायरेक्टली मार्केट में जा जाएगा प्राइमरी सेक्टर, यही बोला आपने? यस सर। तो एग्रीकल्चर बिजनेस है, तो मतलब एग्रीकल्चर बिजनेस की डेफिनेशन पता है आपको? सर एग्री बिजनेस का एक जनरल डेफिनेशन ये है कि हम एग्रीकल्चर को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करें, तो दैट कैन बी टर्म्ड एज एग्री बिजनेस। कुछ एग्जांपल बताएंगे जैसे एग्रीकल्चर बिजनेस? सर मेरे को अगर फार्मिंग करनी है, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि जो जितनी भी लैंड अवेलेबल है उसमें इनपुट साइड कॉस्ट क्या होगा, आउटपुट साइड कॉस्ट क्या होगा, खास करके मार्केट प्राइस का जो टेंडेंसी होगा मूवमेंट का, वो क्या होगा अगले 3-4 महीने। तो ये भी बिजनेस एक्सरसाइज है एट प्राइमरी लेवल। आई कैन आल्सो डू। अगर मैं ये कहूँ कि एग्रीकल्चर एक एग्जांपल एग्रीकल्चर बिजनेस कैटेगरी का, तो सही है ये बात? यस सर, मुझे लगता है सर। श्योर हैं आप या गेस कर रहे हैं? सर कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन एग्री बिजनेस का नहीं, एक ब्रॉडर टर्म है, तो जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, अगर मैं एग्रीकल्चर को बोलूँ कि एक एग्री बिजनेस का टाइप है या फिर एग्जांपल है, वो सही बात है? तो काफी हद तक ये मुझे सही लगता है। ठीक है, तो आपने एग्रीकल्चर बिजनेस में कोई गवर्नमेंट का स्कीम या कुछ गवर्नमेंट के स्टेप्स पता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है रीडिंग अबाउट, तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, अवेयर हैं आप उससे? यस। सो एग्री बिजनेस प्रमोशन के लिए सारी स्टेट्स ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, खास करके अभी जो नया ट्रेंड है वो है कि कैसे हम पॉली हाउस को इंटीग्रेट करें अपने एग्रीकल्चर सेटअप में। इसकी वजह से जो पेस्ट का इंफ्यूजन होता है हॉर्टिकल्चर में, जिसकी वजह से काफ़ी सारी कैंसर कॉजिंग केमिकल्स भी आ जाते हैं, इसका रिडक्शन किया जा सकता है। इसके अलावा जो इफेक्ट होगा क्लाइमेट चेंज का, वो रिड्यूस किया जा सकता है। और कोई गवर्नमेंट इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए एग्रो फूड पार्क स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर के लिए किसान ट्रेन और
एग्री उड़ान स्कीम लाई गई है। एग्री उड़ान खास करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को और हिमालयन स्टेट्स को कनेक्ट करने के लिए काफी कारगर साबित हो सकती है। एग्री क्लिनिक्स के बारे में सुना है आपने? एग्री क्लिनिक सर मैंने इसके बारे में सुना है, ये क्वालिटी स्टैंडर्ड को सर्टिफाई करने के लिए कारगर होगा। तो आपके फादर सन्यासी हैं, राइट? तो आपको जो वर्ण आश्रम में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं उनके बारे में पता है? कितनी स्टेजेस हैं? तो वर्ण आश्रम का 4 डिवीजन है और ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र। स्टेजेस वर्ण आश्रम। सर मैं गेस कर सकता हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं आता। आश्रम सिस्टम में इंडियन सोसाइटी। सर जो पहला आश्रम होता है वो होता है एक सर अभी आपकी एज क्या है? सर मेरी एज 26 है। तो अभी कौन से आश्रम में होंगे आप? तो जब शादी नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट ब्रह्मचार्य। सेकंड क्या होगा? सेकंड ये गृहस्थ आश्रम होगा, उसके बाद संन्यास वाला कोई। आई विल रीड अबाउट इट। सन्यासी लास्ट, फोर्थ होता है। ठीक है, आपका ऑप्शनल क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। थोड़ा एनर्जी लेवल लो यार, ये सुन नहीं है आप काफी अच्छा दे रहे हो, लेकिन एनर्जी लेवल आप थोड़ा जोर से बोलिए अब मेरे सामने। अच्छी खासी नौकरी है तुम्हारी, सब कुछ है, फिर भी क्यों ऐसे मरे मरे से बोल रहे हो? पावर डिस्चार्ज जोर से बोलिए आप, ठीक है? You are working with defense officers, so you must derive energy from them, isn't it? Yes. So what are the challenges of your service, defense state service? Sir, the main purpose of defense state services is to make sure कि जो हमारी land है, it is secure and also there is proper operation and services provisions for army as well as the civil. Challenges क्या है? The challenges पहला है enforcement का issue है, which is the main challenge for managing defense land. Second is sir, board में काफी बार issues आ सकता है कि हम civilian के जो interest है and the military interest है, they are at loggerhead. खास करके अभी सिकंदराबाद कैंटोनमेंट में इशू आ रहा है। Opening of roads, cantonment Yes, roads sir. was a big issue. मिलिट्री का ये पॉइंट होता है कि दे आर नॉट वेरी ईगर टू अलाउ civilian interference in their training and other security implications they tell can happen. तो वो एक issue आता है। Good. So what is the defense outlay in the latest budget? So it is around 5.3 lakh. Okay. What is the percentage of total budgetary provision? It will be around 16 to 17%. Read it, huh? No sir, पढ़िएगा उसको। it is around 12 to 14%. Tell us something about what are the new capital acquisitions in forces? So the recent capital main acquisition I came across was S-400 sir. And apart from this, with the US we are working on procurement of helicopters, sir. Helicopter UAVs. Okay. Nothing else? So there are many other things also I am not very. Go through it. Tell us something about latest amendments in the defense, capital and revenue procurement procedures. Do you have any idea about this? Yes sir. Okay. Sir, इसके अंतर्गत जो इंडियन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट था उसको इंक्रीज किया गया to 68% in 2020 and it was also used in the recent budget. इसके अलावा MSME का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए और डिफेंस स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए कुछ प्रोविजन है। इसके बारे में और पढ़िएगा, इसमें प्रोसीजर्स हैं काफी सारे, ये पूछा जा सकता है। Sure sir. How important is resilience in leadership? Resilience आप समझ पाए? Yes सर, रेजिलियंस काफी इम्पोर्टेंट है। हम डेवलपिंग कंट्री हैं और काफी बार अधिकतर केसेस में हमें ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि वी आर वांटिंग टू अचीव मच मोर बट वी आर नॉट एबल टू अचीव। तो इस समय जो लीडरशिप का मेन रोल होना चाहिए दैट इज टू मेक द एंथुसियाज्म ऑफ कंप्लीट टीम
टू मेक श्योर कि हम जितने कम रिसोर्सेज में वी ऑपरेट एफिशिएंटली एज वेल एज वी इनोवेट सर्टेन थिंग्स. Resilience is bouncing back. Yes, sir. Right? Can you give an example of resilience from your life? सर रेजिलियंस मेरे लाइफ में काफ़ी ऐसे स्टेजेस आए. एक तो सिविल सर्विसेज में मैंने 3 बार अटेम्प्ट दिया था और आई फेल्ड, बट स्टिल आई कंटिन्यू. इसके पहले मुझे बचपन में पोलियो भी था, बट आई स्टार्टेड वॉकिंग एट एज ऑफ 7. तो बट आई प्रैक्टिस और आई कैन above it. So that was also a resilient exercise, I will say so. और काफ़ी आई थिंक सर सभी के लाइफ में रेजिलियंस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. एक और फैक्टर पे काम करिएगा, अपनी आवाज को थोड़ा तेज बोलिएगा. बिल्कुल सर. लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से. आप एक जंगल में जा रहे हैं, पता नहीं कैसे आप वहां पहुंच गए हैं, और काफी घना जंगल है, आपको पता नहीं किधर कहाँ कैसे करके आप पहुंचेंगे. आप क्या चीज करेंगे जिससे कि आप सुरक्षित जगह पे पहुंच जाएं? What will be your step? आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, खाने वाने को कुछ नहीं है. What will be your first step जिससे कि आप बाहर निकल सकते? सर जंगल में मैं ये इंश्योर करूंगा कोई वाइल्ड एनिमल आसपास तो नहीं है, तो ऐसी लोकेशन को पहले ढूंढूंगा. पानी और खासकर के फ्रूट्स मिल सकते हैं जंगल में, उसको भी इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा. नहीं, आपको निकलने की सोच रहे हो उसके लिए? सर जैसा आपने बताया कि मेरे पास खाने और पीने की व्यवस्था नहीं है, तो सबसे पहले तो आई मेक श्योर कि मेरे पास टाइम ज़्यादा हो ताकि मैं सोच तो आप रहने की सोच रहे हैं वहाँ पे? सर एक दिन का तो आई विल प्लान सर. इसके बाद मैं प्रॉपर ऐसे लोकेशन को ढूंढ लूंगा जिसके पास. कैसे ढूंढेंगे? आपको कुछ पता नहीं है, कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे आप? सर थोड़ा सा एक्सप्लोर करने पे ऐसी लोकेशन निकल आती है जहाँ पे थोड़ी सेफ्टी इंश्योर की जा सके, और उसके बाद हम एक बार कंटेम्पलेट करने लगते हैं चीजों को समझते. पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करिएगा, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा. थैंक यू पिछले, और काफी अच्छा रहा आपके साथ बातचीत करना. कैसे लगा इंटरव्यू आपको? आपका इंटरव्यू कैसे लगा? सर मैं कंपोज था. आई थिंक आई गॉट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली. मेरे को समझ में आ गया कि क्या आप सब सुनना चाहते हैं या फिर क्या आप पूछ रहे हैं, और बेस्ड ऑन माय नॉलेज आई ट्राइड माय बेस्ट. अरे तो जैसे इन्होंने राइटली पॉइंट आउट किया कि आवाज़ बहुत ये सर आवाज़ मेरी माइल्ड है. थोड़ा और ज़्यादा इससे निकाल सकते हो, एनर्जेटिक लगेगा. चिल्ला सकता हूँ. तो जीता जागता एग्जांपल हो यार रेजिलियंस का. पोलियो से बाहर निकले हो. सब मेरा नॉर्मल बिहेवियर है, काफी माइंड में बोलने का. तो इससे इम्प्रूव करना है. नहीं, हमने प्रोवोक किया आपको, लेकिन यू डिडंट फॉलो द ट्रैप. नहीं ऐसे थोड़ा सा तुम आवाज के इसकी वजह से तुम थोड़ा सा लो ये कर रहे हो. तो तुम्हारा परफॉर्मेंस जो भी है, तुम्हारा नॉलेज है, सारी चीजें हैं, बट आवाज कम होने के चलते वो उतने इससे पहुंच नहीं पा रहा था, एनर्जेटिकली नहीं पहुंच पा रहा. 20% ऐड हो जाएगी आपकी परफॉर्मेंस. श्योर सर. मिनिमम 20%. इससे पहले इंटरव्यू दिया पीएससी का? ये सर 2020 में सेलेक्टेड. 2 इंटरव्यू? नहीं, ये दूसरा है सर. क्या लगा पिछली बार, ऐसी क्या कमी रह गई? पिछली बार काफी स्ट्रेस में था मैं, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट हुआ ही था उस चीज का. दूसरा डिस्प्रेशन भी दिखा था चेहरे पे. आई कैन मेक आउट अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैं जितना आ रहा था आई ट्राई टू. ये स्माइल चाहिए. चलो, you at least now we know that you can smile. आप अपने बाल जरूर काट करके जाइएगा, मूंछें ट्रिम करिएगा और टाई को ऊपर चढ़ाइएगा. काफी कम समय के नोटिस पे आ गया. नहीं, आप ऊपर का बटन बंद कर सकते हैं. थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फंडामेंटल पे काम करो. आईआईटी से हो, ऑप्शन भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है. अभी मैं मशीन्स पे नहीं गया था, कम्युनिकेटर्स पे नहीं गया था, सिर्फ अभी मैं लाइन लॉसेस पे था. बहुत ही फंडामेंटल चीज है कि यूपी और बिहार दोनों में डिस्कॉम्स काम करती है वहाँ. यस. और जो बिजली चोरी है वो सबसे बड़ा रीजन है सबसे. यस. तो सबसे पहले जो चीज आप इमीडिएटली रोक सकते हैं वो विजिलेंस होना. और आज की डेट में आपको बताना चाहिए था कि जो तार है वो हम बेसिकली कवर्ड वायर यूज कर रहे हैं, ओपन वायर यूज नहीं कर रहे. और बिजली चोरी ऐसा नहीं कि केवल गरीब या केवल किसान कर रहा है. जैसे से आप अगर देखोगे तो जिनका पर हाउस होल्ड यूजेस ज्यादा है वो ज्यादा बड़ी चोरी है. इंडस्ट्री में कितना चोरी होता है?
सबसे पहले इमीडिएटली जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें, बिकॉज ऑफिसर्स के तौर पे आपको अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना होगा, ये पहली हमारी शर्त है। तो आप थोड़े फंडामेंटल उसको स्ट्रॉन्ग करो। अभी तुम्हें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी नहीं आया आपके, ये सब चीजें कहीं भी जा सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।